जय हिंद दोस्तों, आप सबको जय हिंद। बीएसएफ एलडीसी 2024 का जो बच्चे हमें स्टूडेंट्स कॉल करते हैं कि सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। देखो एग्जाम होगा जरूर, है ना। बस ये है कि ये समय ऐसा है ना कि लगभग सारे मिलिट्री फोर्सेस का, देखो सीआईएसएफ वालों का भी एग्जाम नहीं हो रहा है, ठीक है। एग्जाम होगा ही होगा, जरूर होगा, ठीक है ना। आप सबको पता है कि फाइल वगैरह रेडी है एग्जाम होने के, ठीक है। और कुछ कारण बस एग्जाम नहीं हुआ है, लेकिन एग्जाम होंगे जरूर। जो स्टूडेंट अपने धैर्य को संभाल के रखेगा और प्रिपरेशन करता रहेगा उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये ऐसी घड़ी है जिसमें आपको धैर्य को बनाए रखना है, पेशेंस रखना है और अपने पढ़ाई को जारी रखना है, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में इंपॉर्टेंट जीके डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और, पहले इससे पहले जो मैं आपको केमिस्ट्री के लेक्चर मैंने आपको करवाया था, ठीक है ना, साइंस के जीके, तो उसमें उसे मैंने करवाया था आपको, जिसमें मैं कंसेप्ट एक एक बता रहा था। तो स्टूडेंट्स लोगों ने कहा कि सर नहीं ऐसे मत करवाओ, प्लीज क्वेश्चन के फॉर्म में करवाओ। तो इस वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है ना। तो आप कमेंट करके ये बात जरूर बताना कि ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको या पहले जो मैंने लेक्चर 3 लेक्चर करवाया है वो ज्यादा बेटर आपको लग रहा था। तो इसके लिए कमेंट जरूर करें, आप जो रिकमेंड करेंगे उसी तरह के लेक्चर्स को हम लोग फिर आगे फॉलो करेंगे। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखो, विच ऑफ द फैक्टर डिटरमाइंस द कलर ऑफ अ स्टार। किसी भी तारे का रंग कैसे निर्धारित किया जाता है? उसके तापमान की वजह से, उसके प्रेशर की वजह से, जो उसमें गैसेस हैं उसके वजह से, या कोई नहीं। देखो, जितने भी स्टार्स हैं, ठीक है, इन स्टार के अंदर एक प्लाज्मा स्टेट होता है, प्लाज्मा स्टेट, ठीक है, एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। जब बहुत ज्यादा तापमान होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, उसमें क्या क्रिएट होता है? प्लाज्मा, प्लाज्मा अवस्था या प्लाज्मा स्टेट कहते हैं, ठीक है। इसी के वजह से इसका कलर होता है और चमक होता है। तो ये तापमान डिसाइड करता है कि किसी तारे का कलर कैसा होगा। तो आपका आंसर होगा क्या? टेम्परेचर, ठीक है। इससे कुछ चीजें मैं आपको और बताता हूं। देखो, जैसे आपने पढ़ा होगा पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है ना, पुराने समय में ये था, लेकिन अब पदार्थ की 5 भौतिक अवस्थाएं हो गई हैं। एक हमें मिल गया है फोर्थ, प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है। और 5वां स्टेट अवस्था है जिसको हम कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। देखो, तो प्लाज्मा कब फॉर्म होता है? जब किसी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो प्लाज्मा फॉर्म होता है, ठीक है। तो हर तारे का चमक तारे में ही अपना चमक होता है, अपनी लाइट बस तारों में ही होता है। जितने भी ग्रह हैं या उपग्रह हैं वो तारों के लाइट को ही जो है परावर्तित करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे सन, हमारा सूरज, जो हमारा सूरज है वो भी एक क्या है? स्टार है। वो हमारे सबसे पास का स्टार है, इसलिए सन की लाइट हम तक ज्यादा आ जाती है, ठीक है ना। देखो, यहां से एक क्वेश्चन और पूछा गया है, सूरज हमारा सबसे नजदीक का स्टार है, तारा है। सूरज के बाद ऐसा कौन सा स्टार है जो हमारे सबसे नजदीक है? उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है ना। हिंदी में ऐसे लिखेंगे, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। अच्छा, एक बात और, देखो, जो पहले हमारे वो होते थे ट्यूब लाइट्स, ठीक है ना, उनमें क्या होता था? नियॉन गैस भरा हुआ रहता था, ठीक है, और इसके वजह से वो चमकते थे। जितने भी एडवर्टाइजमेंट के लिए आप देखोगे सड़क के किनारे बोर्ड लगे होते हैं, है ना। अब तो खैर एलईडी आ गया है, लेकिन पहले चमकने वाले जो बोर्ड होते थे उनमें हीलियम, सॉरी, इसमें हीलियम भरा जाता था हमारे ट्यूबलाइट, तो उसमें नियॉन गैस भरा जाता था ताकि ये चमके, ठीक है ना। तो ये सब
इन सभी में ना प्लाज्मा स्टेट क्रिएट हो जाता था जिसकी वजह से चमक आती थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है किसी भी चीज का कलर जो है कौन डिसाइड करेगा, उसका तापमान, उसका टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप इन क्वेश्चन का ना एक डायरी बनाओ, एक बुक बनाओ, कॉपी बनाओ, उसमें नोट करते जाओ। साथ साथ आप ये भी नोट करो जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ वो भी ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आप उनको ऐसे मत लेना कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वही इंपॉर्टेंट है जो सर क्वेश्चन करवा रहे हैं। साथ साथ जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। कहता है व्हाट इज द टिंक्चर ऑफ आयोडीन। देखो, तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन जो है ना पहले यूज हम लोग करते थे जब डिटॉल, सेवलॉन, एंटीसेप्टिक जो आजकल यूज करते हैं इसकी खोज नहीं हुई थी, तो पहले टिंक्चर ऑफ आयोडीन यूज किया जाता था एज अ एंटीसेप्टिक। ठीक है ना, तो इसको एज हम लोग क्या यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक। अब ये होता क्या है इसको सुनो ध्यान से। टिंक्चर ऑफ आयोडीन में आयोडीन होता है और अल्कोहल होता है, अल्कोहल। ठीक है ना, अल्कोहल जिससे वाइन भी बनता है। ठीक है ना, तो इसमें होगा क्या, अल्कोहल जो होता है एज अ उसे हम थोड़ा ज्यादा यूज करते हैं, उसे सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज करते हैं, सॉल्वेंट, विलाई के फॉर्म, विलाई, है ना। और जो आयोडीन होता है उसमें वो सॉल्यूट होता है, वो कम होता है, सॉल्यूट। ठीक है ना, तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन में अल्कोहल ज्यादा होता है, आयोडीन कम होता है, इसे हम लोग टिंक्चर ऑफ आयोडीन के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है ना, और एंटीसेप्टिक के लिए यूज करते हैं। ये बैक्टीरिया को किल कर देता है, फंगल इफेक्ट को कम कर देता है। समझ गए ना। अच्छा, जो आयोडीन है, ठीक है, वो किस फॉर्म में होता है, इसमें ठोस फॉर्म में, ठोस। ठीक है, और अल्कोहल हमें पता है ये लिक्विड जैसा होता है, तो ये होगा द्रव्य के फॉर्म में, द्रव के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो हमारा आयोडीन ऑफ टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनके प्रिपेयर हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। सोडा जल या वातित सॉफ्ट ड्रिंक पेय में कौन सी गैस होती है। देखो, जितने भी आप देखोगे कि एरेटेड वाटर्स होते हैं, मतलब जो भी हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पेप्सी, कोका कोला, इन सब में आप देखेंगे जब आप इसको थोड़ा सा शेक करेंगे, हिलाएंगे, तो इसमें से गैस निकलने लग जाता है ना, उसमें गैस निकलने लग जाता है, निकलता है ना। ये सब जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ठीक है ना, इन सभी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाया जाता है। ठीक है ना, इस फॉर्म में H2CO3 से कहते हैं कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में मिलाया जाता है। ठीक है ना, तो जो आप फिश देखते हैं वो इसी CO2 के वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। ठीक है ना। अच्छा, जो सोडा वाटर होता है, जो सोडा पानी जिसको कई बार उसमें भी मिला के पिया जाता है, ड्रिंक वगैरह में, वाइन वगैरह में, तो सोडा वाटर में कौन सा सोडा होता है, तो उसमें बेकिंग सोडा होता है। देखो, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा। तो ध्यान से सुनो इस बात को, बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ गए। तो बेकिंग सोडा को एक्चुअली क्या होता है, ये क्यों डाला जाता है, एक तो ये बेसिक होता है, बेसिक, क्षार, बेसिक। देखो, दो चीजें होती हैं, तीन चीजें होती हैं, एक होता है एसिड, ठीक है, एक होता है बेस, एक होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल। ठीक है ना, एसिड को ही हम कहते हैं, और एक सॉल्ट भी आप ले। ठीक है ना, तो एसिड कुछ भी होगा ना तो उसमें H+ होगा, बेस कुछ भी होगा तो उसमें OH- होगा, न्यूट्रल में कुछ भी नहीं होगा, दोनों सेम क्वांटिटी में होगा, ये H+ OH- दोनों सेम होगा। सॉल्ट भी न्यूट्रल होता है, सॉल्ट जो होता है वो कैसा होता है, वो न्यूट्रल होता है। जैसे एग्जांपल हमारा NaCl, वो एक न्यूट्रल सॉल्ट है जिसको हम घर में यूज करते हैं खाने। ठीक है ना, तो हम कभी भी, हमें जब गैस हो जाता है, जब भी हमें कोई गैस होगा वो एसिड की वजह से होता है। जैसे पेट में गैस हो गया, एसिड की वजह से हो जाता है। तो हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, बेस लेके, बेस पी लीजिए आप। ठीक है ना, तो वो क्या होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और उसमें पानी निकलेगा, न्यूट्रल बन जाएगा, सॉल्ट बनेगा एक, और आपका वाटर बाहर निकल जाएगा उसमें से। तो आपकी जो एसिडिटी है पेट में वो ठीक हो जाएगी। ठीक है ना,
तो जैसे आप याद करो, जब आपको एसिडिक कुछ भी इस तरह का होता है तो आप इनो पीते हो, है ना, इनो। तो इनो वगैरह इन सब में क्या है, इन सब में बेस है, ठीक है ना। और उस जो बेस जनरली हम लोग यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं एंट एसिड, एंट एसिड, एंट एसिड, ठीक है ना, एंट एसिड, एंट एसिड बोलते हैं। ये क्या करता है, हमारे पेट में जो गैस बन जाता है उसको कम करता है, उसको न्यूट्रल करता है। तो जो बेकिंग सोडा घरों में यूज करते हैं ना, ये भी एज अ बेसिक होता है, बेस का काम करता है, इसी से सोडा वाटर बनता है, ठीक है ना। अच्छा, जब हम पकोड़े वगैरह बनाते हैं उसमें भी हम लोग बेकिंग सोडा डालते हैं। क्यों डालते हैं? देखो, तो बेकिंग सोडा को जब आप हीट करोगे तो होगा क्या, इसमें से CO2 गैस निकलता है। ये CO2 गैस ही क्या करता है, हमारे ब्रेड को स्पॉन्जी कर देगा। यदि आप पकोड़ा बनाओगे तो उसको क्रिस्पी कर देगा, कुरकुरा कर देगा। यही CO2 जो आप बनाते हैं हम लोग घरों में केक, उस केक को स्पॉन्जी कर देता है। ये सारा काम बेकिंग सोडा का होता है, ठीक है ना। लेकिन बेकिंग सोडा जो बेसिक होता है ना, जो बेस होता है, देखो सॉल्ट एसिड कैसा होता है, खट्टा होता है, खट्टा, ठीक है ना। टेस्ट में सावर कहते हैं उसको, सावर, SOUR, सावर कह लो या खट्टा कह लो, खट्टा। और जो बेस होता है, ठीक है ना, इसका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, मतलब कड़वा, कड़वा, नीम की तरह, समझ गए। तो ये ज्यादा बिटर होता है, तो हम क्या करते हैं, हमारे टेस्ट को खराब ना कर दे इसमें, इसीलिए इसमें थोड़ा सा एसिड मिला दे। कोई सा भी एसिड मिला सकते हैं हम लोग, जैसे टमाटर में कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड मिला दो, कार्बोनिक एसिड मिला दो, सिट्रिक एसिड मिला दो, कोई भी छोटा एसिड मिला, थोड़ा कम। तो ये क्या होगा, ये बन जाता है बेकिंग, बेकिंग पाउडर। तो आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्मॉल थोड़ा सा एसिड। जनरली वो होता है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड टैमरिंड में मिलता है, टैमरिंड। अब वो सर टैमरिंड क्या होता है, इमली, अपने इमली को हम टैमरिंड कहते हैं, उसमें जो एसिड मिलता है वो टार्टरिक एसिड। आप ये मत सोचना कि सर इंग्लिश में लिख रहे हो, अरे इसी को हिंदी में टार्टरिक एसिड लिख लो, नाम वही है ना, हिंदी में कोई नाम अलग नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो सोडा वाटर जहां भी होगा वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। हमारे जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनमें CO2 गैस मिलाया जाता है, सोडियम कहते हैं कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में, ठीक है। और जो भी सोडा वाटर हम लोग पीते हैं वो थोड़ा बेसिक होता है, हमारे पेट के गैस को कम कर देता है, ठीक है ना। सोडा वाटर, ये सॉफ्ट वाटर जो ड्रिंक पीते हैं हम लोग, कोल्ड ड्रिंक, उसमें नहीं, उसमें तो बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा मिला के उसे गैसेस कर देते हैं, तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फोर्थ क्वेश्चन है, ह्यूमन ब्लड इज व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन? मानव रक्त किस प्रकार का घोल है? अब एक बात सुनो, घोल जो होता है, कोई भी घोल, वो तीन तरह का, ठीक है। घोल को हम कहते हैं मिक्सचर, ठीक है। देखो, मिक्सचर कितने तरह का होगा, तीन तरह का होगा। कौन कौन सा होगा भाई? तो फर्स्ट को हम कहते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है ना, विलियन, उसको अपन विलियन भी बोलते हैं, विलियन हिंदी में। दूसरा होता है सस्पेंशन, सस्पेंशन, ठीक है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं निलंबन, निलंबन। और तीसरा होता है कोलॉइड, कोलॉइड, जिसको हिंदी में अभी हम कोलॉइड ही कहते हैं, कोलॉइड, ठीक है ना। तो जो मानव रक्त होता है, देखो सॉल्यूशन कैसा होता है ना, कि इसमें आप देखो कोई भी घोल जो बनता है उसमें दो चीजें होता है, एक उसमें ठोस होगा कुछ, और कुछ उसमें द्रव्य होगा जो एक दूसरे को मिला के रखेगा। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा है कि इसमें इसके जो कण होते हैं इतने छोटे होते हैं ना कि आपको अलग अलग नहीं दिखेंगे। जैसे पानी में जब आप नमक मिला देते हो तो वो विलियन बन जाता है, तो आपको पानी में नमक दिखता है क्या कहीं? और कहीं से भी आप पानी पी लो आपको सेम टेस्ट आएगा, है ना, मतलब पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, मिल जाता है। सस्पेंशन कैसा होता है, जैसे पानी में आटा घोल दो तो आटा कुछ देर के बाद अलग, पानी अलग, ऐसे किसी भी घोल को हम निलंबन कहते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें कण तो बड़े होते हैं लेकिन हमें आंखों से दिखेंगे नहीं है, लेकिन कण बड़े होते हैं इसके,
ठीक है ना। तो जो हमारा ब्लड होता है उसमें आपको आरबीसी डब्ल्यूबीसी अलग अलग दिखेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये कैसा है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है, लेकिन कण उसके बड़े होते हैं, हम उसको अलग कर सकते हैं डिफरेंट प्रक्रिया के द्वारा, डिफरेंट प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, तो वो कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे हम चीनी नमक इन सब का आप घोल बनाएंगे तो वो सॉल्यूशन होगा। पानी में आप मिट्टी मिला दो सस्पेंशन में, जब भी आपको लगे दो चीज ना पानी में मिलाने में चीजें अलग हो जाए, इसका मतलब वो सस्पेंशन है, ठीक है। अच्छा, इसी से देखो एक दो चीज और सुनो ध्यान से, जो भी फॉग लगता है, कोहरा, ठीक है ना, स्मॉग, जो दिल्ली में जब पॉल्यूशन होता है तो स्मॉग लग जाता है, फॉग, कोहरा और प्लस पॉल्यूशन, उसको स्मॉग कहते हैं, ठीक है। जो हम लोग सेविंग क्रीम वगैरह यूज करते हैं, जो क्रीम अपने चेहरे पे लगाते हैं, लड़कियां जो अपने चेहरे पे क्रीम पूछती रहती है, ठीक है, ये सब कुछ, ये सब कुछ क्या है, सारे के सारे कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। ध्यान रखना, फॉग का एक बार पूछा हुआ है, सब कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दही से मक्खन को अलग करने के लिए किस बल का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम्स में। विच फोर्स इज यूज इन सेपरेटिंग बटर फ्रॉम कर्ड। अब सुनो, देखो जब भी हम लोग घी को, है ना, जो मथते हैं, मथनी जो आता है उससे, है ना, तो देखो एक्चुअली क्या करता है, मथनी को हम लोग ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, मान लो ये मटका है, गोल गोल घुमाते हैं, है ना। तो जब भी कोई चीज घूमता है गोल गोल, देखो ऐसे, मान लो कोई चीज घूम रहा है ऐसे, है ना, इसे इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है एग्जाम, मान लो ये कार है, तो गोल गोल घुमाने के लिए एक फोर्स लगता है केंद्र की तरफ, उसको कहते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स, सेंट्रीपीटल फोर्स, केंद्र की तरफ लगने वाला बल। और इधर की जब भी सेंट्रीपीटल फोर्स लगेगा उसमें एक उल्टा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है, सेंट्रीफ्यूगल बल भी लगता है, सेंट्रीफ्यूगल बल या फोर्स, एक ही बात है, हिंदी में सेंट्रीफ्यूगल लिखा है, ठीक है ना। तो सेंट्रीपीटल, हम ध्यान रखना हमेशा, सेंट्रीपीटल मतलब सेंटर की तरफ लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल अपोजिट लगता है उसके बाहर की तरफ। तो जब भी कोई चीज घूमता है तो यही दोनों बल हैं जो किसी चीज को सर्कुलर घुमाता है। क्लियर। अब सुनो, जब आप ध्यान दो, जब मथनी घूमेगा तो आप देखना कि बाहर की तरफ ऐसे इधर की तरफ जमा हो जाता है मक्खन, तो बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, केंद्रा, उसे कहते हैं केंद्रा पसारन। तो केंद्रा पसारन याद रखना ना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए आप सेंट्रीफ्यूगल याद रखो, सेंट्रीफ्यूगल याद रखो, ये ज्यादा इजी याद रह जाएगी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से दूध में से, दही में से मक्खन अलग हो जाता है। और किसी चीज को घुमाने के लिए कौन सा फोर्स काम में आता है, जो सेंटर की तरफ लगता है, सेंट्रीपीटल, और जो बाहर की तरफ लगता है, सेंट्रीफ्यूगल, है ना। यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ ऐसा कौन सा बल है जो सूरज के चारों तरफ अर्थ को घुमाता है, सेंट्रीपीटल फोर्स, और जहां सेंट्रीपीटल होगा वहां सेंट्रीफ्यूगल भी होगा, ठीक है। चलिए, होपफुली आप समझ पा रहे होंगे, हाँ समझ में आ रही होगी बातें आपको। ध्यान से पढ़ना है, अपने पेशेंस को लूज नहीं करना है, जो निरंतर पढ़ता रहेगा उसकी जीत होगी, और 100% वो विजय होगा, उसके स्टार जरूर लगेंगे उसके बर्दी पे, है ना। तो इसी को ध्यान में रख के पढ़ना है आपको। और रोज जब आप पढ़ने के लिए वीडियो ओपन करो, अपनी बुक ओपन करो, तो एक बार जरूर बोलो कि मुझे इस बार स्टार लगाना है, मुझे इस बार इंस्पेक्टर बनना है, मुझे इस बार एएसआई बनना है, मुझे इस बार एसआई बनना है। आपको सर बोल के क्या होगा, देखो जब आप बोलते हो ना, दिन भर हम लोग इतनी चीजें कार्य, इतने सारे कार्य करते हैं ना, वो हमारे उद्देश्य को ना भटका देता है ना। क्योंकि देखो कार्य, जब आप किसी उद्देश्य के पीछे जाओगे तो आपको उसमें बल लगेगा, मेहनत करना पड़ेगा, हमारा बॉडी, हमारा मन, हमारा तन ये चाहता है कि आराम मिले, तो आपको लगेगा कहीं पे ना थोड़ा ज्यादा पैसा मिल रहा है, कुछ और कोई बिजनेस में पैसा लगा दो, कहीं पे ये मार्केटिंग वाले में पैसा लगा दो, तो आपको ना वो अपने उद्देश्य से भटकाएगा। तो दिन भर हमारे बॉडी में जितने हमारे आसपास जितने भी कार्य होते हैं वो हमारे उद्देश्य से हमको भटकाते हैं। इसलिए आप एक बार सोते वक्त, एक बार सुबह जागते वक्त, और पढ़ाई में जब आप एक बार करो, तो आप ये सोचो या एक बार बोलो कि मुझे इस बार एएसआई बनना है। सबसे अच्छा आप अपनी वाइफ को बोलो तो मुझे इस बार एएसआई बन के दिखाना है तुम्हें, मुझे इस बार तुम्हें एसआई बन के दिखाना है, ठीक है ना। एक बार
आपको भी लग रहा होगा कि सर यार क्या फालतू फालतू बातें कर रहे हो, अजीब लगेगा, लेकिन अपने शर्म को तोड़ के ना एक बार बोलना सीखो, ठीक है। अपनी वाइफ को बोलो आप सबसे अच्छा, ठीक है ना, कि मुझे इस बार एसआई बनना है, मुझे इस बार एसआई बनना है, एक बार रोज बोलो। ये आपके उद्देश्य से आपको भटकने नहीं देगा और आपको हमेशा जोशीला रखेगा, ठीक है। और जो उद्देश्य जिसके दिमाग में रहता है कि मेरा एम ये है, वो हमेशा क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, बहुत ज्यादा भाषण हो गया। चलिए, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ केमिस्ट्री? रसायन विज्ञान के जनक किसको माना जाता है, ठीक है। तो देखो एल लेवॉइजर को ना रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। क्यों? क्योंकि एल लेवॉइजर ने पहली बार केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में एक रूल दिया था, उसका नाम था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, हिंदी में से कहेंगे कांस्टेंट प्रपोर्शन का नियम, कांस्टेंट प्रपोर्शन का नियम। तो इसी नियम की वजह से एल लेवॉइजर को कहा गया कि आप ही रसायन के जनक है, आप ही से रसायन की जो है उत्पत्ति हुई, आप ही ने पढ़ना है इसको शुरू किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अच्छा, एरिस्टोटल को ना बायोलॉजी, जीव विज्ञान का फादर कहा जाता है, आप ध्यान रखना, जीव विज्ञान, ठीक है। ऐसे ही जीव विज्ञान दो तरीके से, देखो बायोलॉजी जो है ना, बायोलॉजी तो दो भागों में बांटा गया है। एक जंतु विज्ञान जिसको जूलॉजी कहते हैं, जंतु विज्ञान हिंदी में, हिंदी वाले हिंदी लिख लेना, और बॉटनी जिसको कहते हैं पादप विज्ञान, बॉटनी पादप विज्ञान, इसमें पौधों के बारे में पढ़ते हैं। तो जूलॉजी का भी फादर जो है ना एरिस्टोटल को ही कहा जाता है। अरस्तु, जिसको हिंदी में अपन अरस्तु बोलते हैं, सिकंदर के गुरु अरस्तु, ठीक है। और बॉटनी के फादर जो है ना, बॉटनी के फादर थियोफेरेस्टस को कहा जाता है, थियोफेरेस्टस को बॉटनी का जनक कहा जाता है। पादप विज्ञान, इसको हिंदी में कहते हैं पादप विज्ञान, इसको जूलॉजी को हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, ठीक है। Who coined the term element? एलिमेंट का हिंदी होता है तत्व। तत्व शब्द किसने दिया? तो तत्व शब्द जो है ना वो रॉबर्ट बॉयल ने दिया। तत्व, एलिमेंट, एलिमेंट जैसे हमारा आयरन एक एलिमेंट है, कैल्शियम एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट है, कॉपर एलिमेंट है, इन सबको हम एलिमेंट कहते हैं। ये रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। एक बात और समझो, जब इतना समझे तो जो एलिमेंट होता है, तत्व होता है, एलिमेंट तत्व, उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला एलिमेंट जिसको हम कहते हैं मेटल, मेटल मेटल मेटल, ठीक है ना, धातु, जिसको हिंदी में धातु भी कहते हैं, धातु। दूसरा होता है नॉन मेटल, नॉन मेटल, जिसको अधातु बोलते हैं, अधातु, अधातु, ठीक है। तीसरा मेटल, नॉन मेटल, और तीसरा होता है मेटलॉइड, मेटलॉइड, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं कि जो धातु और अधातु के बीच का जो है, इसे हम कहते हैं मेटलॉइड। मिश्र धातु मत बोल देना इसे, ये मेटलॉइड धातु और अधातु के बीच का होता है। इसी से सेमीकंडक्टर बनता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हैं, आज जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स का पूरे वर्ल्ड में मार चल रहा है ना, इंडिया भी लगा हुआ है इस रेस में कि हम भी इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़े, अपने सर्किट्स खुद डिजाइन करें, खुद ही कंपोनेंट बनाएं, ये सब मेटलॉइड है, सेमीकंडक्टर, है ना, सेमीकंडक्टर। तो आजकल जो भी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, देखो पहले बड़े बड़े जो मशीन आते थे, है ना, हमारा फ्रिज बड़ा होता था, हमारा टीवी बड़ा सा होता था, तो सब इलेक्ट्रिकल गुड थे, इलेक्ट्रिकल वस्तुएं थी। अब इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है, सब छोटे होते जा रहे हैं, उन सब में सेमीकंडक्टर का यूज होता है, ठीक है। तो रॉबर्ट बॉयल को तत्वों का शब्द का जो है वो इन्होंने ही दिया था सबसे पहले। अच्छा एक बात और, देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक ऐसे मेटल का नाम बताओ, एक ऐसे धातु का नाम बताओ जो रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव्य फॉर्म में होता है, तो वो है Hg, मतलब मरकरी, इसको कहते हैं मरकरी, मरकरी,
मरकरी जो थर्मामीटर में यूज होता है, ये ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है। सारे के सारे मेटल हमेशा ठोस नहीं होते, ध्यान रखना। तो रूम टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मरकरी जो है लिक्विड के फॉर्म में आपको, द्रव्य के फॉर्म में, पानी जैसा, ठीक है। ऐसा ही एक नॉन मेटल भी है, उसको कहते हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन तो ब्रोमीन भी क्या होता है, ये भी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, द्रव्य होता है, ठीक है। और मरकरी भी रूम टेम्परेचर पर द्रव्य फॉर्म में मिलता है, ठीक है। कई बार एक बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इस मरकरी से, मरकरी को, थर्मामीटर को, इन सबको, जिस भी चीज में मरकरी का यूज है, जिस भी फल में ज्यादा मरकरी पाया जाता है, इनको एरोप्लेन में ले जाना अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम यूज होता है एरोप्लेन वगैरह में, जब मरकरी यूज होता है ना, तो ये बहुत ज्यादा जल्दी से रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम को, और एल्यूमिनियम में होल कर देता है, छेद कर देता है। इसीलिए हम एल्यूमिनियम को, मरकरी को एल्यूमिनियम से दूर रखते हैं, इसलिए प्लेन में थर्मामीटर ले जाना, मरकरी ले जाना, ये सब अलाउ नहीं होता। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। Which of the following metal is found in the liquid state at room temperature? निम्नलिखित में से कौन सा धातु हमारे तरल अवस्था में पाई जाती है ना, रूम टेम्परेचर पर, यहाँ पे होना चाहिए कमरे के तापमान पर, कमरे के तापमान पर। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसने क्या पूछा है, कौन सा धातु, मेटल, तो मरकरी। नॉन मेटल पूछता तो ब्रोमीन लिखते, लेकिन यहाँ पे मरकरी होगा, मरकरी को Hg से दिखाते हैं, ठीक है ना, थर्मोमीटर वगैरह में इसी को यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, बर्निंग ऑफ कैंडल इज विच टाइप ऑफ चेंज? मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? देखो, जो परिवर्तन होता है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है रासायनिक और एक होता है भौतिक। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं केमिकल चेंज। और ये बहुत से एग्जाम में पूछा गया, इवन सिविल सर्विसेज में भी एक एग्जाम पूछा गया है, ठीक है। और भौतिक चेंज क्या होता है, जिसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज, ठीक है ना, भौतिक चेंज, शारीरिक नहीं, हम भौतिक, ठीक है ना। केमिकल चेंज देखो ऐसा चेंज होगा, रासायनिक चेंज, जो उल्टा नहीं हो सकता। जैसे दूध से दही बनना, रासायनिक चेंज है, फिर दही से आप दूध नहीं बना सकते, है ना। तो ऐसा कोई भी चेंज जिसमें पदार्थ का जो है ना, उसका रूप चेंज हो जाए, उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज, ठीक है ना। जैसे मोमबत्ती को अभी रहने देते, कागज को जब आप जलाते हो तो उसमें वो क्या बन जाता है, वो सारा का सारा कार्बन बन जाएगा और लाइट बन जाएगा, फिर उससे आप कागज नहीं बना सकते, तो वो रासायनिक चेंज, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप और लो, जैसे हमारे खाने का पचना, वो एक रासायनिक चेंज है, ठीक है ना। जैसे जंग लगना रस को, वो भी एक रासायनिक चेंज है। भौतिक चेंज क्या होता है, जो वापिस हो जाता है, जैसे हम आइस को पानी में कन्वर्ट करते हैं, है ना, वाटर, कैसे, गर्म करेंगे, वाटर को फिर ठंडा कर दो तो फिर आइस बन जाएगा। क्योंकि देखो इसमें क्या हुआ ना, ये चेंज नहीं हुआ, आइस में भी वाटर H2O ही होता है, पानी में भी H2O ही होता है। तो जब भी अवस्था का चेंज हो, अवस्था मतलब स्टेट, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, जिसको हिंदी में कहते हैं ठोस से द्रव, द्रव्य से गैस, तो वो सारे के सारे चीजें जो है ना फिजिकल चेंज होता है, वो केमिकल चेंज नहीं होता। अब आ जाओ मोमबत्ती के जलने पे, जब हम अपन मोमबत्ती को जलाते हैं तो हमें क्या दिखता है कि लाइट में कन्वर्ट हो गया। तो मोमबत्ती एक्चुअली एक तरह का क्या है, कार्बन का पदार्थ, कार्बन से बना हुआ है, ठीक है ना। जिससे जब फॉसिल फ्यूल निकालते हैं लोग, फॉसिल वगैरह निकालते हैं किससे, समुद्रों से, तो उसमें से डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, मोम बनता है। ये मोम वैक्स वहीं से बनता है, तो वैक्स एक कार्बन पदार्थ है, ठीक है ना। तो जो लाइट बन गया, जो जल के लाइट बन गया, वो तो चेंज हो गया, आप उस लाइट को आप फिर से मोम नहीं बना सकते, तो ये कौन सा चेंज हुआ, केमिकल चेंज। लेकिन जब मोमबत्ती जलता है तो वो पिघलता भी तो है, पिघल के नीचे गिरता रहता है थोड़ा थोड़ा, है ना। तो ये जो पिघलना है ना, वो तो अवस्था का चेंज है, स्टेट चेंज है।
तो वो कैसा चेंज है? भौतिक चेंज, फिजिकल चेंज। इसका क्या मतलब कि मोमबत्ती में केमिकल और फिजिकल चेंज दोनों हो रहा है ना? इसका मतलब ये दोनों होगा, मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो होगा। ठीक है, क्या मास्टर आपको ठीक से पढ़ा रहा है? आपको चीजें समझ में आ रही हैं, है ना? मैं आपको एक्स्ट्रा ऐसा भी कर सकता था कि बस आंसर लगा के चला जाता। चीजों को समझाना जरूरी है। आजकल जीके का क्वेश्चन बहुत इधर उधर से पूछा जा रहा है। यदि हम जीके ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, और मेरा उद्देश्य आपको बस 24 नंबर दिलवाना नहीं है। जीके में कम से कम हम लोग 35 के लिए जाएंगे, इंग्लिश में हम लोग कम से कम 40 के लिए जाएंगे, मैथ में 45 और रीजनिंग में मान लो 42, है ना? क्योंकि रीजनिंग भी टफनेस की तरफ जा रहा है आजकल। 5 5 10 2 12 1 4 4 8 4 12 4 16 162। मैं कह रहा हूँ 160 नंबर आ जाए यार, 150 भी नंबर आ जाएगा तो डिपार्टमेंट हमें डोली में बिठा के ले जाएगी कि चलो भाई स्टार पहनने के लायक हो, आप कहाँ कांस्टेबल बनो। ठीक है, तो निश्चय करके जीत करना है, एकदम स्ट्रेटेजी पे चलना है। देर होगा लेकिन होगा जरूर आपका। ठीक है ना? एग्जाम हो रहा है अभी कि भाई नहीं हो रहा है, लेकिन जिस दिन एग्जाम होगा तो आप वहां अव्वल नंबर लेके आओगे और 100% आप जो है अपने वर्दी पे स्टार लगा दो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। प्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया? पहला एटॉमिक थ्योरी किसने दिया? एटॉमिक थ्योरी कहते हैं, ठीक है ना? तो एटॉमिक थ्योरी देखो बहुत सारी आई, उसमें सबसे पहले डाल्टन का थ्योरी हम सब क्लास 9 से 9वीं कक्षा से पढ़ते आए हैं कि जॉन डाल्टन ने दिया था एटॉमिक थ्योरी, जिसमें जॉन डाल्टन ने क्या कहा था? किसी चीज को यदि आप तोड़ोगे तो वो एक ऐसे अवस्था में आप पहुंच जाओगे कि जिसको आप फर्दर और ज्यादा तोड़ नहीं पाओगे, उसी को कहते हैं एटम। यही जॉन डाल्टन ने कहा था, तो उसको एटम कहते हैं। इसके बाद फिर बहुत सारे थ्योरी आए, जे थॉमसन थ्योरी आया। जे थॉमसन ने क्या कहा कि जो देखो एटम में इलेक्ट्रॉन होता है अंदर, प्रोटॉन होता है उसके स्फीयर पे। फिर ये भी फेल हो गया। फिर रदरफोर्ड आया होगा, रदरफोर्ड आया, आपने पढ़ा होगा क्लास में 9th में 10th में रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने कहा कि देखो भैया प्रोटॉन बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है। फिर ये भी फेल हो गया। फिर बोहर मॉडल आया, बोहर ने कहा कि देखो ऐसे नहीं घूमता, वो ऐसे घूमता है, ऐसे। ठीक है ना? फिर ये भी फेल हो गया। फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस आए और बहुत सारे मॉडल्स आए। ठीक है ना? आज हम लोग क्वांटम फिजिक्स पे, क्वांटम केमिस्ट्री पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो जॉन डाल्टन ने जो है पहली बार पहला सिद्धांत दिया। ठीक है, तो एक बात और देख लो, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, किसी भी एटम के नाभिक में केंद्र में क्या क्या रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन प्लस चार्ज का होता है। और उसके कक्ष में ऑर्बिट, इसको कक्ष या ऑर्बिट कह लो, इसमें कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की। अरे भाई प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, गोल्डस्टीन, आप हिंदी में लिख लेना गोल्डस्टीन। ठीक है ना? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? अरे भाई न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की, चैडविक ने की। ये कुछ भी आपसे पूछ लेगा तो आप बता दोगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, गोल्ड, प्रोटॉन की खोज गोल्ड आइंस्टीन, चैडविक ने की न्यूट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन जो है कोई चार्ज का नहीं होता है। तो बोलो भारत माता की जय। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे? हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे ये क्या समय खत्म। देखिए जो भी स्टूडेंट बीएसएफ और सीएसएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो इसी तरह से अपने जीके की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ऐसे ही हम लोगों ने अपने पेनड्राइव कोर्स में, हमारे एलडीसी का पेनड्राइव कोर्स आता है द अकेडमी EDU का, आप लोग जानते होंगे। 2008 से हम लोग पेनड्राइव कोर्स दे रहे हैं और 100% आपके पेनड्राइव से क्वेश्चन आएगा। 64 GB का हम लोग आपको पेनड्राइव प्रोवाइड करेंगे। उस पेनड्राइव में एक एक चीज ऐसे ही बहुत प्रॉपरली पढ़ाया होगा, डिपार्टमेंट के स्तर से पढ़ाया होगा, ज्यादा इधर नहीं ज्यादा उधर नहीं, बिल्कुल आपके कट टू कट अपने एग्जाम के थ्रू। और 100% उसी में से एग्जाम हर साल आया है। आप आराम से 160 165 के लिए आराम से जा सकते हैं। यदि आपका जो लक्ष्य है 160 165 पे सिलेक्ट होना, इतना लाना, तो आप 100% इससे आ जाएगा आपका नंबर और 100% स्टार आपकी वर्दी पे लग जाएगा। इतना नंबर हम जरूर इसमें से लेके आएंगे। प्लस एक्स्ट्रा जब पेनड्राइव आप लेंगे तो ग्रुप में नाम ऐड हो जाएगा। उस ग्रुप में एक्स्ट्रा हम लोग मॉक टेस्ट करते हैं, उसी ग्रुप में एक्स्ट्रा डिस्कशन करते हैं, उसी ग्रुप में एक्स्ट्रा आपको
जो है जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अपने क्वेश्चन उसमें 24/7 पूछ सकते हो, तो आपको एक टीचर हमेशा मिल जाएगा कि जो आपको हमेशा गाइड करता रहेगा, ठीक है। प्लस ये सब सारी प्रक्रिया, ठीक है। तो जब आप इतना करेंगे ना तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप 160 नंबर तक पहुंच जाएंगे। 100% सिलेक्शन आपका होगा। पेन ड्राइव से आपका क्वेश्चन आएगा 100%। जो इंग्लिश में आप 23-24 नंबर के लिए रोते रहते हो ना, पेन ड्राइव कर लो आराम से 35 से 40, कोई भी गया से गुजरा विद्यार्थी भी होगा ना तो भी 35 से 40 नंबर वो लेके आए, ठीक है। अरे मैं कह रहा हूँ 35 नंबर ले आओ बस। जीके बहुत टफ हो रहा है, 35 नंबर ले आओ। इंग्लिश रीजनिंग में 40, मैथ में 40 ले आओ। मैथ में गारंटी एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं आएगा, आपके पेन ड्राइव से आएगा। कर लो क्वेश्चन बस पेन ड्राइव। 5 5 10, 4 4 8, 4 12, 3 15, तब भी 150 नंबर। 100% सिलेक्शन होगा, 100%, ठीक है ना। बस पेन ड्राइव को ध्यान से करो। इधर उधर क्या होता है ना, हम लोग इधर उधर के क्वेश्चन में फंस जाते हैं कि कोई एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन पूछ लेता है तो फंस जाते हैं, अरे ये एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन उसने बता दिया। अरे एक्सेप्शन में पढ़ो ही नहीं। मैं कह रहा हूँ आप इंग्लिश के 10 क्वेश्चन छोड़ के आओ ना जो एक्सेप्शन के हो, उसे छोड़ दो, देखो ही मत, तब भी आप 100% क्वालिफाई करते हो, 100%। तो स्ट्रेटेजी होना चाहिए, इसी स्ट्रेटेजी के थ्रू वर्क करेंगे। तो पेन ड्राइव में आपको बहुत ढंग से सब कुछ पढ़ाया गया है, ठीक है। पेन ड्राइव को आप अपने फोन में चला सकते हो, उसके लिए लैपटॉप की जरूरत नहीं है, उसके लिए नेट की जरूरत है, ठीक है ना। हाँ, बस जो ग्रुप में हम लोग एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट वगैरह करेंगे, डिस्कशन करेंगे नोटिफिकेशन के बाद, उसके लिए आपको जो है नेट की जरूरत है। तो नेट जब आपके पास अवेलेबल हो तब कर सकते हैं आप, उसमें कोई नहीं है कि जब हम लोग करेंगे, जैसे हम लोगों ने उसको सुबह मान लो मॉक टेस्ट डाले, आप कभी भी कर लो जब आपका टाइम मिले, है ना। आपके पेन ड्राइव में 2008 से लेके 2021 तक के सारे क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के। एक्स्ट्रा उसमें मॉक टेस्ट इतना करेंगे तो 100% सेलेक्ट होंगे। नहीं तो आप अभी देखो क्या कर रहे हो, कभी इधर से यूट्यूब से कुछ खोज रहे हो, कभी उधर से कुछ खोज रहे हो, कभी इधर से खोज रहे हो। इसमें आपका एक लय नहीं बन रहा है, और जिसका एक लय नहीं बना वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। मैं आपको सच्चाई कह रहा हूं, आपका टाइम जाएगा, पैसा जाएगा, है ना, सब बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए एक प्रॉपर वे में डिपार्टमेंट के एग्जाम के वे में आप प्रिपेयर करो, उसके स्तर से प्रिपेयर करो ताकि 100% आपकी विजय, ठीक है। पेन ड्राइव कोर्स 4500 का है, ठीक है। आप इसको आप हमारे इस सेंटर पे आके ले सकते हैं। यदि आप सेंटर पे नहीं आ सकते, आप कहीं दिल्ली से दूर रहते हैं, तो फोन पे, गूगल पे या ऑनलाइन बैंकिंग या आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रैड ऐप, गूगल से क्रैड ऐप डाउनलोड करके फी पे करके आप उसका स्क्रीनशॉट या रिसीविंग या जो स्लिप मिलता है हमें पे का, वो प्लस अपना नाम, कंप्लीट एड्रेस, 2 फोन नंबर, जिस फोन में यूज करेंगे उसका ओटीपी, ये आप इसको अपने फोन में यूज कर सकते हैं। तो फोन में एक ओटीपी कनेक्टर लगता है ताकि आप उसके थ्रू पेन ड्राइव को लगा सकें। वो होता है एक सी टाइप, एक होता है बी टाइप। सी टाइप होता है गोल मुंह वाला, बी टाइप होता है पतले पिन वाला। तो ये लिख के इसी नंबर पे 9205330671, यही आपका जो है ना हमेशा यहाँ का जो सेंट्रलाइज नंबर है, यही रहेगा। इसी नंबर पे आपको उसको व्हाट्सएप करना है सारे डिटेल। आप जैसे ही व्हाट्सएप करेंगे, ये सारा प्रक्रिया कंप्यूटराइज्ड है। आपके आप सीनियर से भी पूछेंगे, 90% सीनियर्स जो होंगे ना आपके, वो पेन ड्राइव हमारे द अकेडमी वीडियो से 100% जुड़े, है ना। तो व्हाट्सएप कर देंगे सारा डिटेल, वो चला जाएगा पैकिंग टीम को, पैकिंग वाले पैकिंग करके उसका सारा आपको डिटेल दे देंगे, एड्रेस वेरीफाई करवा देंगे, और स्पीड पोस्ट के थ्रू हम लोग भेजते हैं, ठीक है। तो स्पीड पोस्ट का आपको सारा डिटेल देंगे, क्योंकि स्पीड पोस्ट ही ना जो ऐसा है जो आपको घर तक पहुंचाएगा। पहले हम लोग प्राइवेट कुरियर से पहुंचाते करते थे, लेकिन प्राइवेट कुरियर वाले क्या करते हैं ना, अब हमारी पोस्टिंग मान लो कहीं पे, और वहां पे वो आएगा नहीं, कहेगा यहाँ पे आप आ जाओ, तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए हम लोग इंडियन पोस्ट से भेजते हैं, वो आपको एकदम आपके आपके क्या कहते हैं, इंडियन स्पीड पोस्ट वाले जो है आपके कैंप तक या आपके घर तक पहुंचा के, ठीक है ना। 3 to 5 वर्किंग डेज में, ज्यादा नहीं लगता, 3 से 5 वर्किंग डेज आपको पहुंचा देंगे। और आप उसको ट्रैक भी कर सकते हो, ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगा आपको, है ना। जो स्पीड पोस्ट का रिसिप्ट देता है हमें पोस्टमैन, वो सारा हम आप लोग को भेज देंगे, उससे आप उसे ट्रैक भी कर सकते हैं, ठीक है। 3 to 5 वर्किंग डेज में आपको मिल जाएगा, और बहुत अच्छी तरह से आप प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। एक पूरा लय में आपका प्रिपरेशन होगा, एक उद्देश्य के साथ प्रिपेयर करोगे, कहीं भी इधर उधर भटकाव नहीं होगा। 4500 मत देखो, ये देखो जब स्टार बनेगा लगेगा तो आप आपकी क्या, है ना, प्रशंसा होगी, है ना। कांस्टेबल रहना कितना टफ काम है ये मैं भी जानता हूँ, है ना, कि कांस्टेबल कितनी हमें इज्जत मिलती है, क्या, है ना, मिलती है, ठीक है, लेकिन ऐसा ही बनेंगे तो देखो क्या, है ना। इसीलिए आज ही जो है ऑर्डर करो, और बहुत
प्रॉपर वे में आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट तरीके से, ताकि आपका 100% सिलेक्शन। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन यदि चाहिए होगा, कोई डाउट रह गया होगा, इसी नंबर पे कॉल कर ले। ठीक है, मैं उठाऊं चाहे रोशन उठाएगा, ठीक है ना, आपको इंफॉर्मेशन सारा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छा एक चीज और, कमेंट जरूर करना कि ये वाला स्टाइल पसंद आया क्वेश्चन वाला, या पहले जो मैं कॉन्सेप्ट वाइज करवाता था, एक एक चीज डिस्कस करता था, वो कमेंट सबको करना है जो भी वीडियो देखेगा। ठीक है, नहीं करोगे तो नर्क में जाओगे, तो इसलिए कमेंट जरूर करना है कि कौन सा वाला आपको पसंद आया। क्लियर, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत।